हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आप लोगों की डिमांड के ऊपर इसका पीडीएफ यानी आज की इस वीडियो में जो भी 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है। ताकि इसलिए क्योंकि आप पहले से ही सेट लगा लो और जो भी इसका आंसर होगा आप वीडियो के माध्यम से अपना आंसर मिला सकते हो। काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट करके बोल रहे थे कि आप पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, इस तरह से हम सेट लगा लेंगे और आंसर को मिला लेंगे। तो मैंने आपके डिमांड के ऊपर ही ऐसा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको अब तक क्वेश्चंस मिल गया होगा और अपना आंसर शीट लगा चुके होंगे। तो अभी आप वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर आप देख लीजिएगा कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। ठीक है, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, महमूद गजनवी गजनी का एक शासक था जिसने 971 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। कई बार में कितने बार, तो भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए थे, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है अक्सर कि उसका मकसद क्या था भारत पर आक्रमण करने का। तो देखिए, उसका आक्रमण करने का जो मुख्य मकसद था भारत की संपत्ति को लूटना था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि आपका आज का कट ऑफ क्या है। देखिए, जनरल कैटेगरीज के लिए 45, बीसी के लिए 43 और एससी कैटेगरीज के 37, एसटी के लिए 40 और मैंने एक और कैटेगरी जोड़ दिया है जो कि काफ़ी कमेंट कर रहे थे आप लोग, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 41 यहाँ पे मार्क्स रखा गया। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने सेट लगा रखा है तो सारे क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मैच करने की तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पे थी। उत्तरी सीमा मांडा, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मांडा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ही मैच होगा। और दक्षिणी जो सीमा थी इसकी दैमाबाद, ये पूछा जाता है कि दैमाबाद कहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। यानी फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड तो देख सकते हैं, हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है एक और ये भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, और ये था उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हड़प्पा काल स्थल जो है रोपण पंजाब में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सही आंसर होगा सतलज नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे कौन सा था, तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। सभी महत्वपूर्ण आक्रमण में जो माना जाता है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 ईस्वी में किया था वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखिए क्या है। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। सर थॉमस और मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, इसलिए कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो के साथ साथ कर्नल रीड को माना जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से लगभग कह सकते हैं कि 55 से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला जाता था और ये सबसे ज़्यादा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर हो जाता है माओ जेडांग, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तुजु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको वहीं पे ये पीडीएफ ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करा जाए और सेट आप ऑलरेडी लगा करके बैठ जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर के थ्रू वीडियो के थ्रू आंसर देखने को मिल सकता है।
ठीक है। देखिए तुजु दर्रा अगर बात करें तो ये म्यांमार सही आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि तुजु दर्रा जो मणिपुर के दक्षिणी पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है, इस दर्रे से होकर के म्यांमार के लिए मार्ग जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो हिमालय पार की है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम पद्मा को टिक करेंगे, पद्मा को। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिख रखा हूँ, समझ सकते हैं। देखिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि इन दोनों नदियों के संयुक्त जो धारा बनती है उनको हम लोग मेघना कहलाती है। ठीक है, और जो मेघना है इसकी सहायक नदी कौन सी है, बराक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? और ये पता चला है धौलावीरा। कहाँ पे धौलावीरा पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चंस को आप मिस ना करें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सही नहीं है वो ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट विद्यालय के साथ गलत है, क्योंकि राष्ट्रकूट अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट के जो स्थापना की थी तो कौन थे? दंती दुर्ग, जबकि विद्यालय की बात करें तो चोल के संस्थापक थे ये विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारा ये बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कौन सुमेल नहीं है? तो अगर हम बात करें कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, साइमन कमीशन भारत विभाजन के साथ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिएगा। चलिए देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्यों सही नहीं है। आपको पता है कि भारत विभाजन की जो घोषणा थी वो माउंटबेटन योजना से संबंधित थी। साइमन कमीशन का भारत विभाजन से कोई भी संबंध नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। ठीक है, इस कमीशन में 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक है, जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, यानी सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे, और इसका कारण भी आपको आगे पता चलेगा। इसके लिए विरोध भी किया गया था। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करने के लिए इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। ठीक है, इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, और यही कारण था कि बहुत ही इसका तीव्र विरोध किया गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का जो विरोध है क्यों हुआ था, तो इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389 सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी। नेक्स्ट वन बनता है कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर होगा चौहान, या फिर चहमान कह सकते हैं। चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, जिसको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह दाब बढ़कर के दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ध्वनि की चाल होती है उसका दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को दुगना किया जाए, आधा किया जाए, चौगुना किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो ध्वनि की चाल है वही रहेगी। तो कह सकते हैं सही आंसर हमारा क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती है, ठोस में चलती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो भाई किसका किसका मिश्र धातु है इसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जबकि वायु एक प्रकार का मिश्रण है। आपको पता है कि वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर। तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो सही आंसर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल की मिश्र धातु होती है। कार्बन अगर ऑप्शंस में हो तो आपको कार्बन भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। देखिए कभी कभी ध्यान रखिएगा कि स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी फौलाद भी कहा जाता है। ठीक है, जंगरोधी फौलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या वायु होगा, क्योंकि वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो सही आंसर होता है कणाद। ठीक है, कणाद ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिकता, ठीक है, रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की थी, हेनरी वैकुलर ने की थी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि रेडियोधर्मिकता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है, क्यूरी। ठीक है, क्यूरी, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या होगा, नथुला दर्रा जो पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो देखिए समझ लीजिएगा, सही अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो घटते क्रम है। अवरोही का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे अधिक हम बात करें लंबाई तो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे अधिक लंबाई है, जो कि करीब करीब कह सकते हैं 3848 मीटर, 48 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह से सेकंड नंबर की बात करें तो गंगा की लंबाई की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह से गोदावरी, देखिए डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गोदावरी, देखिए गोदावरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1465 के करीब होता है, 1465 किलोमीटर। और सबसे कम अगर हम यहाँ पे देखें तो नर्मदा नदी करीब 1312 किलोमीटर। तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकें सही आंसर तो ऑप्शन होगा सी, यानी भागीरथी वो भिलांगना नदी जो है इन दोनों के संगम पर स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया प्रांतों के विधानसभा से, ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण का अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी उसी को सुन सकते हैं, और वो है क्या, सर्व तरंगे कहते हैं या फिर इसको ऑडिएबल वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ऊपर जो होता है यानी 20,000 से ऊपर जो होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, और जो इससे कम होता है यानी कि 20 हर्ट्ज से कम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंफ्रासोनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग का वेग यानी v और आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा होता है इसमें क्या संबंध है। इनका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं, इनमें से बताइए कौन सा फार्मूला है, और इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो एनटीपीसी एग्जाम्स में डेफिनेटली हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो सही संबंध होता है v बराबर n लैम्डा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा के धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता,
सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण ये है कि वहाँ पे वायुमंडल की अनुपस्थिति है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, और यही कारण है कि दो जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, उनकी वॉइस एक दूसरे को नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यूँ कहे तो ध्वनि जो है निर्वात के माध्यम में गमन नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण इसका दिया गया कि चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं कि कथन सही है, लेकिन कारण की बात करें तो कारण यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ इंफ्रासोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति से को निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हरिकेली। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा था हरिकेली की स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा नाभिक का गुण होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो धार्मिकता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन बनता है कि 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो सबसे पहले कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय या सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के बारे में जिन्होंने बताया था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि साल्टो एंजिल जलप्रपात माना जाता है, एंजिल जलप्रपात, और ये पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी मैंने आपको क्या बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात जो वो किस नदी पर स्थित है? तो सेम यही क्वेश्चंस मैंने ऊपर आपको बताया था कि वेनेजुएला में स्थित है, जो कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, और ये कैरोनी नदी पर स्थित है। ठीक है, कैरोनी नदी पर स्थित है, सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो कि 29 अगस्त, ठीक है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और वो कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और नीचे कमेंट करके बता करके जाइएगा कि कितना आपने स्कोर किया। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना बताइए कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है, 1982, ये ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद राजोलु चिंताला, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 14 जून को रक्तदान दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 4 भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वृद्ध पुरुष। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग करते? उत्पत्ति गणना विधि और साथ ही साथ आय विधि, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था?
मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म हुआ था आगरा में हुआ था, ध्यान रखेंगे, और इन्होंने 1857 की क्रांति को जो कि खुद देखा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब का जो वास्तविक नाम था कह सकते हैं ऑप्शन बी असदुल्ला खां, ठीक है, असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य, तो ध्यान रखिएगा कथकली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कथकली जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। मोहिनीअट्टम भी यहीं का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित कथकली। क्लियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दास कुमार चरित्रम किसकी रचना है? दास कुमार चरित्रम जो वो किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा दास कुमार चरित्रम रचना है डांडी की, डी को टिक करेंगे, डांडी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लास्ट में क्यूज का क्वेश्चन भी पूछूंगा तो बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य किस प्रकार के उत्तक करते हैं? और वो उत्तक है एपिथेलियमयी उत्तक, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने जो टेस्ट लगाया था कितना आपने स्कोर किया, ठीक है। वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस का लेवल कैसा था नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव लूसेंट से ही लिया था, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाता है कि आहार नली तथा मुंह का स्तर सल की एपिथेलियम से ढका होता है, शरीर का रक्षात्मक कवच इन्हीं सल की एपिथेलियम से बना रहता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस, तो नीचे कमेंट करके बताएगा क्यूज क्वेश्चंस क्या है। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतना लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो नीचे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, जिनको इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से और भी नॉलेज हो तो आप जितना आपको पता उतना बारे में इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रेगुलर हमारे साथ इसी तरह की लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को खत्म करने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।